बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस, और ये हम सारी रियल में बात करेंगे, रियल एनालिसिस में कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है। फिर हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो थ्योरम्स भी जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और जो हम बताएंगे कि जो आपको अगर कुछ वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, वो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, फिर उसके बाद रियल सीक्वेंस पे आएंगे। अच्छा, सीक्वेंस जो है ये एक फंक्शन है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन को कैसे डिनोट करते थे? एन टू एस, फ्रॉम एन टू एस जो है ये एक फंक्शन है। और यहाँ पर एन जो है इसको मैं, ये जो है ये हमारी डोमेन है, और एस जो है ये को डोमेन है। ये मैंने जनरल कोई भी एक सेट ले लिया है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, टी रख सकते हैं या कोई और यू कोई सेट नाम दे दें। सो ये जो है ये आपके पास एक फंक्शन हो गया, ठीक है। और n क्या है? n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और s आप कोई भी सेट ले सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं रियल सीक्वेंस की। इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी। सो रियल सीक्वेंस a function with domain is a set of natural number अच्छा, अब इसमें फंक्शन जो रियल सीक्वेंस होगा उसमें भी डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फ़र्क क्या होगा? एंड कोडोमेन is a set of real number। अब इसमें फ़र्क ये है कि जो आपका ये वाला जो कोडोमेन वाला जो सेट होगा वो आपने कौन सा सेट लेना है? रियल नंबर के जो सेट होंगे या रियल नंबर्स जो होंगे वो आपने लेने हैं। और जो डोमेन है वो कोई भी आप नेचुरल नंबर्स में से उठा सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? रियल सीक्वेंस। अब अगर हम इसकी नोटेशन की बात करें, सो इसको सीक्वेंस को बेसिकली यूँ इस तरह से भी लिखा जाता है, और ए एन इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। सो ये जो है ये सीक्वेंस है, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और बल्कि यहाँ पर आप लिख लें कि ये नेचुरल नंबर है और ये रियल नंबर है, कोडोमेन सेट जो है। सो ये हमारे पास आ गया। सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो दूसरी चीज़ है वो है कन्वर्जेंट, कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कब होता है और डाइवर्जेंट कब होता है। पहले हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पे बात करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा जी, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ रियल नंबर या अ रियल सीक्वेंस, क्योंकि हम रियल सीक्वेंस में ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। AN converge to a number
पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उस पर हम बात करेंगे। एल, कोई भी नंबर ले लिया एल जो कि उसको कन्वर्ज कर रहा है। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट, मैं इसकी साइन डाल रहा हूँ देयर एग्जिस्ट का, अ नेचुरल नंबर n1 such that an minus l is less than epsilon for all n is greater than or equals to n1। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर हम l माइनस एप्सिलॉन करें तो ये लेस देन होगा ए एन से, ठीक है, और ए एन जो है ये लेस देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन वन। अच्छा, आप बात करते हैं कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि एक सीक्वेंस मैंने लिया ए एन, वो कन्वर्ज करेगा किसी नंबर को। कब कन्वर्ज करेगा? इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन, कि कोई नंबर जो है एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, किसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हर एक में सेम ही होगा। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए n1 सच दैट। अब नेचुरल नंबर मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि आपका जो सीक्वेंस है उसमें से आप, अगर आपकी जो लिमिट पॉइंट कह लें या जिस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है उसको माइनस करके मॉड लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n1। सो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। सो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इसके बारे में जो हम आगे भी बात करेंगे। भाई ये इसके बेसिक्स का कॉन्सेप्ट था, बेसिक सी चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की। अब हम एक क्वेश्चन प्रूव करेंगे, फिर आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे इसको करेंगे। अब क्योंकि जब हम किसी सीक्वेंस को प्रूव करते थे तो हम कैसे प्रूव करते थे कि उसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा के वो पुट कर देते थे, और उसका जो लिमिटिंग आंसर आता था वो हम कहते थे कि अगर तो वो किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है, जैसे 5 4 आ गया है, कोई एक नंबर आ गया है, यूनिक नंबर आया है, तो हम कहते थे कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आता था, माइनस इन्फिनिटी आता था, या फिर एक या दो तीन नंबर्स आ जाते थे, तो हम फिर क्या कहते थे कि ये नंबर जो है, ये सीक्वेंस जो है सॉरी, वो डाइवर्ज करता है। सो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो होगा कि बाय डेफिनेशन प्रूव करें कि क्या ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। या अक्सर कुछ चीज़ें ऐसी भी दी होंगी, आपको बता दिया होगा कि ये कन्वर्जेंट है, आपको लिमिट भी दे दी होगी कि इसका आंसर जो है वो ये आ रहा है। हम बस उसी को प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ले रहा हूँ। प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल्स टू 0। ये हम प्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन। सो बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे कि ये जो है ये कन्वर्ज करता है ज़ीरो को ये एक सीक्वेंस है बेसिकली। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि ए एन जो है ये 1/n है, बेसिकली ये एक सीक्वेंस है, ए एन इज़ इक्वल्स टू 1/n, तो हम बताएंगे कि ये जो है ये कन्वर्ज करता है किसको? ज़ीरो को। सो यही चीज़ हमने आगे इसको सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एक एप्सिलॉन जो है वो लेट करेंगे, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। और गिवन क्या है? गिवन ए एन इज़ इक्वल्स टू 1/n, क्योंकि ये है ए एन 1/n है, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन आप लिखें, बाय डेफिनेशन ए एन माइनस एल इज़ इक्वल्स टू, अब ए एन क्या है? 1/n, जो कि लिमिट के साथ जो है
माइनस एल क्या है, इसका जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं कि ये इसके लिमिटिंग आंसर है वो ज़ीरो है। सो इसका जब आप रिज़ल्ट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n। अब 1/n है, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही है, सो इसको आपने 1/n ही लिख देना है। अब आप लेट करें अगेन an माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। यही थी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, ये an माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन किसके लिए, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू n1। ठीक हो गया। अब सबसे पहले an माइनस एल का आंसर आपने पुट करना है जो कि है 1/n इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। यहाँ से आप n फाइंड कर दीजिए। सो n को उधर ले जाएं तो एप्सिलॉन इधर आ जाएगा। सो 1/एप्सिलॉन n। तो आपने एक नंबर प्रूव कर दिया कि n जो है ये इज़ ग्रेटर दैन 1/एप्सिलॉन। हमें फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू n1 के लिए एक नेचुरल नंबर मिल गया जो कि है 1/एप्सिलॉन से ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि 1/एप्सिलॉन ये जो है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो ये नंबर जो है क्या हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब कि हमने एक नंबर नेचुरल नंबर n जो है वो फाइंड कर लिया है। सो दस फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो वी फाइंड, या वी ट्रेस लिख लें, वी ट्रेस n1 फ्रॉम रिलेशन n इज़ ग्रेटर दैन 1/एप्सिलॉन। सो ये हमने एक नंबर जो है वो ट्रेस कर लिया। सो यहाँ से आप अगेन लिख सकते हैं कि an माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू n1। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज़ इक्वल्स टू l, और l क्या है, ज़ीरो है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 1/n, ये इक्वल है ज़ीरो के। सो ये आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। सो ये सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो अगर आपको लिमिट ना भी दी हो तो फिर भी आप फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब थोड़ा सा इससे अगला जो स्टेप है वो हम करेंगे, ये थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1/n इज़ इक्वल्स टू 1। अब हम बताएंगे कि क्या ये 1 को कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। सो सेम वही वाले स्टेप्स जो हैं हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले तो an मुझे पता है जो कि है n+1/n। ठीक है, अब मैं लेट करता हूँ कि l जो है ये क्या है, 1। मैंने क्यों लेट किया, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 1 आएगा आफ्टर जब हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, सो ये जो है ये हमेशा यही वाला नंबर जो है वो l होगा। उसके बाद आपने an माइनस एल जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सो वैल्यूज़ पुट करें an की, तो ये है n+1/n माइनस l क्या है, 1। एलसीएम ले लें, सो ये आ जाएगा n+1 माइनस n, ये कट जाएंगे। सो ये अगेन जो है वो 1/n आ गया। ठीक है, सो इसका आंसर जो है वो 1/n है। सो लेट फॉर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0 an माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। यही जो बाय डेफिनेशन है कन्वर्जेंट की वो वाली हमने यहाँ पर अप्लाई की। सो an माइनस एल इज़ इक्वल्स टू 1/n इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। सो n इज़ ग्रेटर दैन 1/एप्सिलॉन। सो सिमिलरली वही वाला केस जो है बन गया है। अब अगेन आप वही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, 10 फॉर एवरी
epsilon greater than 0, we can trace a natural number n1 from relation n is greater than 1 over epsilon. So an minus l is less than epsilon for all n is greater than n1, hence so इसका आंसर के ये जो है an माइनस l ये किसके लिए हमने लगाया था, an के लिए, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा l के इक्वल। इट इम्प्लाइज लिमिट दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, an क्या था n प्लस 1 ओवर n और l क्या था 1। सो यही हमने प्रूव करना था। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये आप बाय डेफिनेशन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसका एक थ्योरम सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और theorem. A convergent sequence has unique limits। या फिर इसका जो अल्टरनेट स्टेटमेंट है वो ये भी हो सकती है कि इफ़ अ रियल सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट देन इट्स कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। सो ये दो तरह से क्वेश्चन जो है या फिर थ्योरम जो है वो पूछा जा सकता है। सो प्रूफ करते हैं इसका। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है तो वो उस पर आप लिमिट लगाएंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो उसका आंसर जो है अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका आंसर हमेशा कोई एक यूनिक नंबर होगा। अगर वो डाइवर्जेंट है तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है या फिर दो नंबर आ सकते हैं, जैसे प्लस माइनस 2 आ सकता है, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस एनी नंबर कुछ भी है, वो नंबर जो है वो यूनिक नहीं आएगा। सो ऐसे सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका जो लिमिटिंग आंसर होगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, एक यूनिक आना चाहिए। तो एक यूनिक लिमिट होगी उसकी। आप देखते हैं, लेकिन हम इसको बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले आप सपोज करें, सपोज सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस, मैं कन्वर्जेस को CGS लिखूँगा तो ये आपने इसको पूरा लिख लेना है, कन्वर्जेस टू टू लिमिट्स। अब हमने क्या कहा कि वो एक यूनिक लिमिट को जो है वो कन्वर्ज करता है, लेकिन हमने यहाँ पे कह दिया कि वो दो लिमिट्स हैं जो कि L1 है और दूसरी जो है वो L2 है, और ये L1 और L2 जो है वो इक्वल नहीं है और डिस्टिंक्ट है। अच्छा, अगर तो ये इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि L1 माइनस L2 करें तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। वजह क्या है कि L1 इज़ नॉट इक्वल्स टू L2। इट इम्प्लाइज, अब मैं अगर इससे कोई नंबर डिवाइड भी कर दूं, मैं फ़र्ज़ करें 2 को डिवाइड करूं या किसी और नंबर को डिवाइड करूं, तो वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है, बिकॉज an कन्वर्जेस टू L1। an जो है वो कन्वर्ज करता है किसको, L1 को। सो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 डिवाइड टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। सो जब ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, हमने ये ले लिया है। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें ये भी पता है ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट जो है वो हमने इक्वल रख ली हैं।
So there exists a natural number n1 such that, हमने एक नेचुरल नंबर लिया जिसको हमने कह दिया n1। अब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, अब पहली लिमिट्स हम 1 की बात कर रहे हैं, सो ए एन माइनस एल वन इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। L1 क्या है, इसका जो लिमिट पॉइंट है ये वो है, ठीक है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके आए थे। बाय डेफिनेशन हमने ये वाला जो है ये बनाया है, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n1, और इसी को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यही चीज़ आपने L2 के लिए भी बनानी है। सो सेम केस आपने L2 के लिए भी ए एन ये लिख लें कि converges to L2. So now for epsilon is L1 minus L2 over 2 is greater than 0, there exists a natural number n1 such that, so same case यहाँ पर भी आएगा, ए एन माइनस लिमिट कौन सी हम लेंगे, L2 वाली, is less than epsilon for all n is greater than or equals to n2, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सो ये दो इक्वेशंस जो हैं वो हमने बना ली। अब मैं लेट करता हूँ, लेट क्या करेंगे, लेट n3, मैं एक और नंबर लेता हूँ n3 जो कि मैक्सिमम है n1 और n2 का, ठीक है, n1 और n2 का जो मैक्सिमम है हमने वो एक नंबर ले लिया जिसको हमने n3 कह दिया। सो देन अब फर्स्ट वाली जो है ये वाली, सो इसकी हम बात कर रहे हैं, ए एन माइनस एल वन इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n3। अब हर n जो है वो n3 से भी बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अगर ये वाली जो टर्म है वो जो छोटी हैं तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो भी तो इससे छोटा ही होगा, क्योंकि ये नंबर फॉर ऑल n के लिए है। सो इस केस में हमने n3 जो है वो एक नंबर ले लिया और इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। इसी तरह यही काम आपने इस इक्वेशन के साथ भी करना है, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n3। सो इन दोनों का नाम हम दे देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 तो हमने बनाई हुई हैं। अच्छा, हमने ये स्टार्ट में लिखा था कि L1 माइनस L2। अब मैं इसको यहाँ पे लिखने वाला हूँ और यहाँ से ही मैं प्रूव करूँगा कि ये जो हैं दोनों लिमिट्स जो हैं वो सेम हैं। अगर सेम होंगी तो इसका मतलब दोनों यूनिक हैं, दोनों नंबर एक जैसे ही हैं। सो L1 माइनस L2 इज़ इक्वल्स टू L1 में माइनस ए एन प्लस ए एन को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और L2 जो है ये एज इट इज़ आ गया। सो दिस इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू, अब हमें पता है जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे L1 माइनस ए एन प्लस ए एन माइनस L2, सो ये लेस दैन और इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। सो लेस दैन और इक्वल्स टू, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ए एन माइनस L1, क्योंकि मॉड है तो उसके अंदर अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस ए एन माइनस L2। ए एन माइनस L1 ये भी एप्सिलॉन के इक्वल है, प्लस ए एन माइनस L2 ये भी एप्सिलॉन के इक्वल है, इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n3। यहाँ पर भी लिख दीजिए। तो ये किसकी इक्वल आया, L1 माइनस L2 की। सो L1 माइनस L2 इज़ लेस देन 2 एज इट इज़।
अब एप्साइलन की वैल्यू जो है वो हम पुट करने वाले हैं। वो क्या थी, हमने ये लिखी थी, एप्साइलन जो है ये है L1 माइनस L2/2 के। सो ये वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा L1 माइनस L2 डिवाइड 2, ये कट गए। सो L1 माइनस L2 इज़ लेस देन L1 माइनस L2। अब आप देखें तो ये दोनों क्या हैं, सेम है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, लेस देन तो नहीं हो सकते। L1 माइनस L2 है, ये भी L1 माइनस L2 है, और बीच में साइन जो वो दे रहे हैं वो लेस देन का है। सो ये जो है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो आप लिखेंगे विच आर कॉन्ट्राडिक्शन hence ओवर सपोजिशन। हमने सपोज क्या किया था कि जो सीक्वेंस है वो दो लिमिट्स को कन्वर्ज करता है, इज़ रॉन्ग। सो sequence converges to a unique limit। सो ये जो है हमारा थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कुछ, अगर आपके पास दो सीक्वेंस हो तो उसका हम अगर उनको प्लस करें माइनस करें तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो नोट कर लीजिएगा। वो भी कुछ पेपर में कभी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, या फिर एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं वो वाले क्वेश्चन जो हैं वो। सो अब आते हैं कुछ नोट्स के ऊपर जो कि आप लिखेंगे। अच्छा, मैंने अब दो लेने हैं सीक्वेंस, एक आ गया AN और दूसरा सीक्वेंस जो है वो हम ले रहे हैं जी BN, BNE टू कन्वर्जेंट। मैंने कन्वर्जेंट को CGT लिखा है, आप इसको ठीक कर दीजिएगा, पूरा लिख लेना, सीक्वेंस एंड। अब मैं फर्स्ट का लिख रहा हूँ कि अगर तो वो कन्वर्ज करते हैं तो वो किसी नंबर को कन्वर्ज कर रहे होंगे। अब इसको हम कह देते हैं ये A को कन्वर्ज कर रहा है, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये BN है तो ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, B को। अब पहली जो चीज़ है वो हम करेंगे कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, AN प्लस माइनस BN, दो नंबर्स को हमने, दो सीक्वेंस को ऐड किया है। सो उसको हम लिख सकते हैं, इसका जो ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, A को, प्लस माइनस ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, BN वाला B को। तो ये A प्लस माइनस B आ जाएगा। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN प्लस माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी BN। सो अब आ जाए 2 के ऊपर। सो 2 हमें क्या कह रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आप मल्टीप्लाई करें सो ये भी कन्वर्ज करेगा। अगर ये कन्वर्ज है, ये कन्वर्ज है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा AN BN। अगर ये कन्वर्जेंट है, AN और BN दोनों कन्वर्जेंट है, इनमें प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, तो फिर भी जो आंसर है दो का वो भी कन्वर्जेंट होगा। सो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी BN। थर्ड वन, अगर हम डिवाइड करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN ओवर BN, सो ये क्या होगा, A ओवर
बी, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन। लेकिन एक शर्त ये है कि बी जो है ये भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए और बी एन सीक्वेंस जो है वो भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एन के लिए। सो अब आ जाए नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 क्या कह रहा है? अच्छा, ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। सो ये क्या होगा? ये भी, अगर ये सॉरी यहाँ से देख लें, अगर ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, सो ये जो है ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। सो नंबर 4 जो है ये है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कोई कांस्टेंट अगर साथ लगा दें तो कांस्टेंट क्या होता है, वो बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। सो इसका जो आंसर है वो आएगा सी ए। ठीक है, और सी जो है ये कोई कांस्टेंट नंबर है। सो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। सो ये अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इन शॉर्ट कि अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं उनको आप प्लस करें, दो सीक्वेंसेस को प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, या फिर उसके साथ कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा दें, तो वो सीक्वेंस तब भी क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। सो इनके प्रूफ भी हैं जो कि मैं इसकी पीडीएफ फाइल बना दूंगा, अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए हुए तो वो बता सकता है, मैं उसको वो सेंड कर दूंगा। इतने कोई मुश्किल तो खैर नहीं है, तो ये आपने वहाँ से देख लेने हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो होगा बाउंडेड सीक्वेंस का। बाउंडेड सीक्वेंस, सबसे पहले अच्छा बाउंडेड सीक्वेंस में फिर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक होगा बाउंडेड बिलो है, एक बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगा। अब बाउंडेड अबव क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है, पहले मैं बाउंडेड सीक्वेंस की बात करता हूँ, तो उसी से आपको समझा दूंगा कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो क्या है। अ सीक्वेंस ए एन is said to be bounded if it is bounded above and bounded below अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या हुआ कि वो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। अब बाउंडेड अबव की पहले बात करते हैं। बाउंडेड अबव, अच्छा मैं इनकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, वो आप लिख लेना, क्योंकि लिखने की ज़रूरत है नहीं है, सिर्फ हम बाउंडेड सीक्वेंस में दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन नोट कर लें, अ सीक्वेंस ए एन बाउंडेड अबव इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट, बल्कि लिख देते हैं, ये ना हो कि हाँ आप कंफ्यूज हो जाएं। छोटी सी डेफिनेशन है, मैं लिख लेता हूँ। अ सीक्वेंस ए एन bounded above if there exists a natural number, there exists a number, नेचुरल नंबर ज़रूरी नहीं है, वो बेसिकली होगा नेचुरल नंबर ही अगर अबव है तो, के सच दैट
लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही हो। ए एन इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू के फॉर ऑल एन, ठीक है। और इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो वो है -n। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, -1 -2 -3। ये अब यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो ए एन इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू -1 है फॉर ऑल एन। सो -n जो है ये क्या है, बाउंडेड अबव है। सो -n ये वाला जो सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, इज़ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, सिर्फ बाउंडेड अबव है। अब बाउंडेड के लिए क्या होगा कि वो बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। बाउंडेड बिलो a sequence an is said to be bounded below if there exists a number k such that k is less than or equals to n। ये बल्कि आप इसका उलट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर k को पहले लिख दिया है, आप ये साइन जो है वो उल्टा दें बस, और कोई फ़र्क नहीं है इनमें। सो k जो है वो क्या होगा, लेस दैन और इक्वल्स टू ए एन। और इसकी अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये आप पॉजिटिव n ले सकते हैं। सो ये होंगे 1 2 3 अप टू सो। यहाँ पे देखें तो 1 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू ए एन है फॉर ऑल एन। सो ए एन क्या होगा इस केस में, इज़ बाउंडेड बिलो। सो ये था बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इसके बाद जो चीज़ है वो है अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होते हैं, जो बाउंडेड नहीं होंगे। उसका ना तो अपर बाउंड होगा ना, बल्कि अगर आप ये कह दें कि उसका एक बाउंड हो एक बाउंड ना हो, तो उसको हम कह देंगे कि वो अनबाउंड सीक्वेंस है। क्योंकि बाउंडेड के लिए लाजमी ये है कि उसका अपर बाउंड भी होना चाहिए और लोअर बाउंड भी होना चाहिए। बाउंडेड अपर बाउंड का मतलब बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। अगर कोई सीक्वेंस इनमें से दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगा तो उसको हम कह देंगे कि वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अब अगर इसकी एग्जांपल लें तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसकी एग्जांपल लें तो ये भी अनबाउंडेड सीक्वेंस है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दो चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये इम्पॉर्टेंट भी थी जो कि हमने बाउंडेड सीक्वेंस तक आज डिस्कस किया। सो तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह यहाँ तक ही हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। सो एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या आज की वीडियो में पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया कि सीक्वेंस क्या है। फिर उसके बाद रियल सीक्वेंस पे आए। अब रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने लिखी, फिर उसके बाद उसकी नोटेशन थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और आगे यूज़ भी हुई है कई दफ़ा। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन किया कि अगर बाय डेफिनेशन मेथड कोई सीक्वेंस जो है वो अगर आपने प्रूव करना है तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने ये लगाया था ए एन माइनस एल इज़ इक्वल्स टू दिस, सारा वो प्रोसेस करके। सो ये फिर उसके बाद हमने जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम था वो हमने किया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो उसकी लिमिट्स जो हैं वो यूनिक होती हैं। सो ये आप एक दफ़ा फिर देख लें इसको, ये, और फिर आ जाए जी इस पेज पे। सो ये हमारे पास था
थ्योरम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो था बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस भी आप ये देख सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में कवर हुई। सो वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो गई है माशाल्लाह से। तकरीबन हमने 40 मिनट्स का जो लेक्चर था वो कवर कर लिया है। अभी क्योंकि टॉपिक्स तो खैर काफ़ी हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ गई है तो इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम प्रूव करेंगे। सो एट द एंड जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फिर हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, और जिसमें जो वीडियो होगी जिसमें सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको क्वेश्चंस की भी समझ आ जाए। अभी फ़िलहाल मैंने 2-3 क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं बाय डेफिनेशन मेथड। सो आज की वीडियो में इतना ही पॉसिबल था जो कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।